क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 20 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं और हमारे जो मेन एग्जामिनेशन है जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के वो कौन कौन से हैं। बड़े बेहतरीन टॉपिक्स है। पहली बात तो ये बात है, सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आया वो है कि नीरव मोदी जो भगौड़ा है, आर्थिक भगौड़ा, वो वापस आएगा अब हिंदुस्तान में। हालांकि इसको एक छोटी सी अभी है, इसके पास चांस है कि ये वहाँ से बच ले, लेकिन देखेंगे। और हमारे जो और बाकी जो हैं आज के टॉपिक्स वो हैं कि नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक, भारत में क्लाइमेट की वजह से कहाँ पे मतलब जो है नाजुक हालात हैं और उसका मूल्यांकन रिपोर्ट एक निकाली गई है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जानेंगे पूरा विस्तार से। इंडिया में, इंडिया को जो है यूएस की ट्रेजरी ने करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। पूरा ढंग से समझाऊंगा, इसमें कई सारे इकोनॉमी के जो है टॉपिक्स और जो है इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। ट्रेड सरप्लस, एक्सचेंज रेट क्या है, विनियमित किस तरीके से करेंसी होती है, सारी चीज़ें। और अगला जो हमारा टॉपिक है कि भैया इतना वाइटेस्ट पेंट बना दिया है, ठीक, जिसकी वजह से जो है सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वाइट पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? एल्बीडो। ठीक, इसका कितना है? 99% है। इसमें दो चीज़ें उन्होंने करी हैं, मेन मेन बताऊंगा अभी। और अगला ये है कि इटली ने पहला मेगा फूड पार्क बनाया है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है इंडिया में। ठीक, पिछले साल मोदी जी गए थे और उनके प्राइम मिनिस्टर से बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे अब जो है इंडिया में बनाने की कोशिश करी है। ये मेगा फूड पार्क कहाँ? गुजरात में करेंगे। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि ईपीएफओ का जो है एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन हो गया है। अभी तो डेट नहीं पता है कि कब होगा। 9 मई को नहीं होगा, और जब भी होगा वो 15 दिन पहले एक एटलीस्ट बताएंगी यूपीएससी के वेबसाइट, और हमारा चैनल फॉलो करते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, और इसीलिए बता दे रहा हूँ, ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और साथ ही साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो 8564880530 और 9696060609 पे जो है आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, पहला जो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आंकलन रिपोर्ट, एनवायरनमेंट से संबंधित है। और इसमें मतलब इसकी भेद्यता मतलब ये है कि वनरेबल है जो ऐसी कुछ जगहें जो क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वनरेबल हैं, उनका मूल्यांकन किया गया है। और भैया उनको उससे क्या है कि फिर आगे नीतियाँ ऐसी बनाई जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो है वो लोग अपने आप को अनुकूल बना सकें, क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट बन सकें। ठीक, क्लाइमेट चेंज हो भी जाए, तापमान बढ़ भी जाए, तब भी अच्छे से अपना जो है पालन पोषण सब कुछ कर सकें, ये वाली चीज़ है। तो ये मूल्यांकन, इसके लिए रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि 8 भारतीय राज्य इस तरीके के हैं जैसे कि झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक, इसको मैप में करिए आप लोग। ठीक, तो जैसे झारखंड किया, फिर आपने मिजोरम किया, फिर आपने जो है झारखंड नीचे उड़ीसा किया, ठीक, छत्तीसगढ़ किया, ऐसे किया करो। छत्तीसगढ़ हो गया, फिर मिजोरम के ऊपर है आसाम, ठीक, यहाँ पे बिहार करो, ठीक, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ऐसे करके अगर आप करोगे ना तो आप लोग डायरेक्शन भी याद रहता रहेगा, मैपिंग की एक्सरसाइज आपकी होगी। तो ये जो 8 भारतीय राज्य हैं, यहाँ पे इनको हाईली वनरेबल माना गया है, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक असुरक्षित माना गया है, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया है। अच्छा, अब इसको किसने, रिपोर्ट का नाम क्या था? बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग। वहीं अनुकूल बनाने वाली बात है, प्लानिंग योजना करनी है इंडिया में यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक, एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया जाए जिसके अनुसार जो ज़्यादा वनरेबल हैं वहाँ पे क्या क्या प्लानिंग होगी, जो मिडिल वनरेबल हैं या फिर जो लो हैं, मॉडरेट वनरेबल, लोअर वनरेबल, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा कम है, कहाँ कहाँ पे सब देखेंगे अभी। ठीक, तो ये रिपोर्ट का नाम है, और इसमें ये है कि मोस्ट वनरेबल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों को ही जो है हम चिन्हित करेंगे, और उसमें किस तरीके की जो है क्लाइमेट रिस्क और की ड्राइवर जो कौन कौन भैया किसकी वजह से वनरेबिलिटी है, क्यों है असुरक्षित, और क्लाइमेट रिस्क किस तरीके के हो सकते हैं। अब जो भैया आप समझ रहे हो, जो तटीय क्षेत्र में रहता है तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे आपका जो है सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से वनरेबिलिटी है। तो अलग अलग वनरेबिलिटी अलग अलग जगहों पे हो सकती है, राजस्थान में अलग है। ठीक,
तो ये वाली चीज़ है। इसको रिलीज किसने किया है ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्त ने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DOST। ठीक, दोस्त कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क, ये रिपोर्ट को अभी पब्लिश किया है। पूरी बातें समझ में आ गई। अब फैक्ट देख लेते हैं। असेसिंग ये वनरेबिलिटीज में ये है कि सबसे पहला स्टेप तो ये है भैया, मूल्यांकन करो कि क्लाइमेट रिस्क है किस तरीके का। और उसमें दो और कंपोनेंट भी है कि खतरा और असुरक्षा। ठीक, हैजार्ड क्या है और एक्सपोजर। जैसे हैजार्ड है, कहीं पे फ्लड्स का हैजार्ड है, कहीं पे जो है सी लेवल राइज का हैजार्ड है। और एक्सपोजर मतलब जनसंख्या कितना एक्सपोजर है। अब उड़ीसा जो तटीय क्षेत्र में रह रहे हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर है, बजाय इनके जो लोग जो है जैसे मध्य प्रदेश है तो उसको कम एक्सपोजर होगा ना। आपका ये सी लेवल राइज है, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। नीड टू बी एसेस, उसको हम मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क है। ठीक है, और इसकी फाइंडिंग देख लीजिए। अब सिंपल से यहाँ पे बताया गया है कि जो लोअर मिडिल वनरेबल स्टेट्स कौन से, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब। जो लोअर वैल्यूबिलिटी मतलब जहाँ पे खतरा कम है वो है उत्तराखंड। हालांकि मुझे पढ़ के बड़ा वो लगा, उत्तराखंड में आपने 2013 में देखा क्या हुआ, अभी आपने देखा बांध सब टूट गया था। तो इनको लो वैल्यूबिलिटी पे रखा उत्तराखंड को, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तमिलनाडु में अर्बन फ्लड, चेन्नई में बताया जाता है। वाटर का उसमें स्कार्सिटी बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 2000 मेरे ख्याल से 25 या 30 तक जो है कि वहाँ पे वाटर ख़त्म हो जाएगा पीने लायक। तो लेकिन ये लोअर वल्नरेबिलिटी है, पता नहीं, कोई रिपोर्ट कुछ बताती है, कोई रिपोर्ट कुछ। फिलहाल इस रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछता है तो क्वेश्चन में, तो उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, नागालैंड, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब लोअर वल्नरेबिलिटी हैं, ध्यान रखना। ठीक, और ये स्टेट ये भी करता है कि जो ईस्टर्न पार्ट हमारा जो पूर्वी हिस्सा है हमारे भारत देश का, उसको मतलब हमें प्रायोरिटी पे रखना है कि वहाँ पे अनुकूल वाली जो इंटरवेंशन है, अडाप्टेशन वाली इंटरवेंशन जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और इसमें ये भी कह रहा है कि अमंग ऑल दस, जितने भी राज्य हैं इसमें आसाम, बिहार और झारखंड, इनमें करीबन 60% जो जिले हैं वो हाईली वनरेबल हैं। समझ रहे हो, आसाम, बिहार और झारखंड 60% तक के जो डिस्ट्रिक्ट है हाईली वनरेबल हैं। और देखो अब हर आसाम में क्या क्या वनरेबिलिटी है, बिहार में क्या क्या है, किस लिए है, ये यहाँ पे बताया गया है। ध्यान से समझिएगा, पूछ सकता है वहाँ पर। यहाँ पे देखिए आसाम में इन्होंने बताया है कि हर 100 जो जनसंख्या है ग्रामीण वाली, वहाँ पे जो वन क्षेत्र हैं वो कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं बताता हिंदी में ही हूँ, तो ज़्यादा उसमें जो है आप चिंता ना करिए। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रति 100 ग्रामीण आबादी में वन क्षेत्र का अभाव है, ये आसाम में बोला गया है। इसकी वजह से यहाँ पे असुरक्षा ज़्यादा है, वनरेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे कह रहा है कि, और लेकिन ये एक चीज़ है कि आसाम में अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो 42% जो है वो है आपका फॉरेस्ट कवर है, और रोड डेंसिटी भी काफ़ी कम है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी रहती है हर 100 पे जो है काफ़ी वन क्षेत्र कम पाया गया है। बिहार में वल्नरेबिलिटी क्यों है ये बताया गया है। एक तो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, और 36 डिस्ट्रिक्ट में। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो हाई परसेंटेज ऑफ जो आपकी ऑपरेशन लैंड होल्डिंग जो है कृषि वाले, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, मतलब सीमांत और छोटे परिचालन धारकों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है 24 डिस्ट्रिक्ट में। और इम्प्लीमेंटेशन मनरेगा का अच्छे से नहीं हुआ है। और ऑल्टरनेट वैकल्पिक जो आजीविका की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है आपकी 14 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। ठीक, और जो व्यूमेन का पार्टिसिपेशन है, जो महिलाओं का जो भागीदारी है वर्क फोर्स में, वो भी 11 डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है। ये सारी चीज़ें जो हैं बिहार में, वहाँ पे असुरक्षा बनाती हैं। उसकी वजह से क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब झारखंड में क्या है, झारखंड में भैया जो बीमा है, कृषि बीमा, वो बिल्कुल बहुत ही कम है, लैग करता है। और जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, मतलब पानी, बारिश के पानी से जिनका सिंचाई होती है कृषि की, वो भी काफ़ी कम है वहाँ पर। ठीक, तो उसकी वजह से यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द रिपोर्ट विल बी टेकन अप बाय द स्टेट्स, मतलब इसमें यह है कि क्लाइमेट एक्शन क्या लेना चाहिए, स्टेट्स को पहले पता होना चाहिए कैसे खतरा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या खतरा है, फिर उसी पे तभी तो आप कोई स्टेप लोगे ना। ठीक, तो ये वाली चीज़ ये मतलब गाइड करेगा पूरी तरीके से कि क्या नीति होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। और जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है, वो इंडिया के जो INDC है ना, ये आप लोग को मैंने पढ़ाया, वो करवाया भी है, पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो हुआ था COP
मेरे ख्याल से 21 था शायद, UNFCCC का, ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसके अंतर्गत जो है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। उसमें हर कंट्री ने अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन बताए थे, ठीक, INDC। तो उसमें भारत ने बताया था ना कि जी हम जो है करीबन आपका 2030 तक जो है 40% जो है अक्षीय जो ऊर्जा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का ही हम उपयोग करेंगे, ठीक। 2.5 टन जो आपका वो है क्या कहते हैं क्लाइमेट वाली CO2 गैस जो है हम उसको कार्बन सिंक में डाल देंगे, सिक्वेस्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है ना, पेड़ वेड़ लगा के ये सारी चीज़ें हैं। और 33 से 35% तक जो है हमारा जो भी उत्सर्जन है हम उसको कम कर लेंगे, ये बताया गया था ना। इसको एक बार देख लेना अच्छे से। और इसकी वजह से क्या है कि भारत का जो 2008 में, ठीक, पूरी एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है 2008 में जो आया था, इसमें 8 मिशन थे शुरुआत में, तो उसको जो है अचीव करने में भी भारत को काफ़ी मदद मिलेगी इस रिपोर्ट की वजह से, ठीक। इट विल ऑल्सो बेनिफिट क्लाइमेट वनरेबल कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज जो कई सारे ऐसे समुदाय हैं जिसको मतलब जलवायु की वजह से जिनको जो है सुरक्षा है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा भाई, ठीक। जैसे मछुआरे हो गए आपके तटीय क्षेत्र में। और बेटर डिजाइंड हो सकता है जो भी क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो हमारे अनुकूल वाले प्रोजेक्ट होंगे, उनको भी किस तरीके से करना चाहिए, बढ़ावा विकास करना चाहिए, वो सब भी हमें पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम लगाया गया। अगला जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत को अमेरिकी ट्रेजरी ने मुद्रा निगरानी सूची में डाल दिया है। अब समझो, अब देखो बिडेन आ गया है, ये थोड़ा सा ट्रम्प की जो अब होता है ना कि एक एक पार्टी है, दूसरी पार्टी आ गई तो वो उसके जो भी काम चल रहा है तो उसको रोकता है। तो अब ये बिडेन जो है थोड़ा सा प्रो कम लग रहा है ट्रम्प के, अगर आप देखो इंडिया के प्रो कम है, ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ये उन्होंने टॉपिक पीछे किया था 1-2 महीने पहले, फिर से इसका रिवीजन आज हो जाएगा। 11 कंट्रीज जिसमें कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली को करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि जो है आपका ट्रेजरी की मुद्रा निगरानी सूची में। अब आप समझ रहे होगे कि यार क्यों करेंसी प्रैक्टिसेस, मतलब मुद्रा का एक्सचेंज रेट जो होता है, विनियमित दर जो होता है। जैसे आपको आजकल पता होगा कि $1 पर इंडिया की रुपीस कितनी है, करीबन 75 के आसपास है, मान लो 74-75 के आसपास चल रही है, ठीक। INR होता है, ठीक। तो उसका मतलब क्या है कि आप अब देखो ये एक्सचेंज रेट है, ठीक। अब एक्सचेंज रेट, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाऊंगा, एक ही समझना। इकोनॉमी में क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो विनियमित दर होता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी से, उसको जो है कई तरीके से मैनेज किया था। एक होता है कि पूरा मार्केट के हिसाब से डिमांड सप्लाई, कितना डॉलर की डिमांड है, कितना INR की डिमांड है, ट्रेड की वजह से होगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लो जैसे हम कोई USA से सामान खरीदे तो उसका हम भुगतान किस में करेंगे, हम रुपए दे के डॉलर खरीदेंगे और फिर हम भुगतान करेंगे, समझ रहे हो ना बात। तो उसी तरीके से मार्केट के अनुसार, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, ठीक। भारत में क्या होता है, डर्टी, मतलब उसको बोलते हैं, ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग। मतलब उसमें क्या है कि ज़्यादा 99% तो मार्केट के अनुसार ही चलता है ये, ठीक, कितना होगा। लेकिन कभी कभार जब मान लीजिए 75 रुपये से जो है ये कीमत हो गई 25 रुपये, तो अब इसमें एक चीज़ समझना, इसमें क्या हुआ है कि भारत की करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हुई है, अधिमूल्यन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। एप्रिशिएट हुई क्यों, क्योंकि अब सिर्फ 25 रुपये दे के हमको $1 मिल जा रहा है, लेकिन पहले क्या था, 75 रुपये दे के हमें मिल रहा था $1। तो ये तो 25 रुपये अगर हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के लोग, अब डॉलर उसको कम पैसे में मिल जा रहा है, तो भारत के लोग जो है इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। ध्यान रखना, जब करेंसी भारत की अप्रिशिएट होगी या फिर अधिमूल्यन होगा तो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक। और देखो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो एक तरीके से क्या है कि डॉलर का, उनका तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना उनके यहाँ से, यहाँ की ज़्यादा चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं डॉलर वाली, तो उनके लिए जो एक्सपोर्ट है, हमारे लिए जो वाला इम्पोर्ट हुआ, ठीक। इंपोर्ट यानी कि आपका आयात, उनके लिए क्या है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ गई बात। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे फिर आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये रुपए जो है 100 हो जाए, ठीक, यानी कि डेप्रीशिएट हो जाए, अवमूल्यन हो जाए, मूल्यह्रास हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो है इंपोर्ट, अब 100 रुपये दे के हमें $1 मिल रहा है, तो यार इंपोर्ट करने में हमारी थोड़ा सा हिचकेंगे ना हम लोग, लेकिन हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। क्यों, क्योंकि देख लो, अगर मान लो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अब ये जो USA वाला है ना,
वो सोचेगा यार कि हमें तो $1 में $100 मिल रहे हैं ज़्यादा सामान। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पेन था, ठीक, वो ₹25 का था। तो जब ₹25 का $1 पे $25 का INR हो गया, तो जो है USA से मान लीजिए कोई भारत से पेन खरीदना चाहता था तो उसको मिलता था सिर्फ एक पेन। लेकिन जो है अगर ₹100 हो जाएगा और आपका जो है पेन की कीमत क्या है, एक पेन की कीमत ₹25 है, तो उसको जो है 4 पेन मिल सकते हैं। तो एक ही डॉलर पे उसको 4 क्वांटिटी मिल रही। तो अब वो क्या करेगा कि इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ से क्या हो रहा है, भारत से, आपका भारत से जो है निर्यात हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेंसी वाली जो बात हो रही है प्रैक्टिसेस वाले, वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, चाइना तो ये करता ही करता है कि वो लोग अपनी जानबूझ के करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं ताकि उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा रहे। और यूएसए की में क्या हो रहा है, इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, ठीक, मतलब वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। और इसी वजह से ये पूरा कौन सा सौ में, अगर दोबारा फिर से सुन लेना, इसी वजह से यूएसए जो है अपना ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट में जो है कंट्रीज़ को डालता है। हालांकि इस पर ट्रेड पे कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें बताऊंगा, ठीक। तो ये पूरा कौन सा सौ में आ गया ना, कि कैसे ट्रेड प्रैक्टिस है, क्या इंपोर्ट का अवमूल्यन, अधिमूल्यन, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या होता है। और ये जो डिप्रिसिएशन वाली चीज़ है, अगर कई सारी कंट्रीज़ करने लगें कि अपना जो है मूल जो उनकी करेंसी है उसको काफ़ी डिप्रिशिएट कर दें, अवमूल्यन कर दें, तो कई सारे अगर ये करने लगें तो उसको बोलते हैं करेंसी वॉर, ठीक। और जो ये कंट्री करता है उसको क्या बोलते हैं, करेंसी मैनिपुलेटर। ओनली करंट अफेयर अपने चैनल पर करेंसी मैनिपुलेटर नाम से जो है मैंने एक टॉपिक करा रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग पढ़ लेना। वहीं पे हम लोग ने ये वाला जो है टॉपिक पढ़ा था जो मुझे याद आ रहा था, ठीक। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जो ये यूएस की ट्रेजरी है, अब थोड़ा जल्दी चलेंगे इसमें। जो यूएस की ट्रेजरी है उसने अपनी रिपोर्ट दी है कांग्रेस को। कांग्रेस यूएसए की क्या है, संसद है, ठीक है ना। संसद है जिसमें कि दो हाउस होते हैं, एक होता है सेनेट जो कि अपर हाउस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक, जो कि लोअर हाउस होता है, हमारा लोकसभा और हमारा राज्यसभा, जैसे हमारे यहाँ संसद में होता है। तो वहाँ का कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, वहाँ की कांग्रेस जो है संसद है वहाँ की। तो वो रिपोर्ट जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने रिपोर्ट एक कांग्रेस में डाली, और उसमें जो है आयरलैंड, मलेशिया, इन सबको जो है इसमें लाया गया है मॉनिटरिंग लिस्ट में। अब इसमें देखिए जो आयरलैंड और मैक्सिको हैं, ये तो ट्रम्प के टाइम पे भी थे मॉनिटरिंग लिस्ट में, बाकी सब लोग जो है नए जोड़े गए हैं। ब्रिटेन थोड़ा सा अब ज़्यादा वो कर रहा है। तो अब देखो इससे, इसकी वजह से होगा क्या कि आरबीआई का जो इंटरवेंशन होता है ना, 1% मैंने आपको बताया था डर्टी फ्लोटिंग में, कि जब रुपी एप्रिशिएट हो जाए, मतलब ₹25 बहुत ज़्यादा, अगर भारत के लिए वैसे नुकसान है ना यार, कि अगर बहुत ज़्यादा अगर रुपी मजबूत हो जाए, और हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर हम लोग जो है आईटी सर्विसेज और एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, तो हमें जो है हमें नुकसान होगा ना यार। हमें पहले $1 पे अगर हमको ₹25 मिल रहा है तो वो अच्छा है, कि ₹100 मिल रहा है तो वो अच्छा है। इसलिए तो हम एक्सपोर्ट को, तो हम लोग कोशिश, आरबीआई ये करता है कि कुछ एक रुपी हर डॉलर पर रुपी का जो लेवल है आईएनआर का, वो कुछ ऐसा बना रहे कि ना ज़्यादा इंपोर्ट हो और जो है एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलता रहे। तो इट्स ए, मतलब ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाती है, ठीक। तो अप्रिशिएट कभी हो जाएगा तो जो है उसको नहीं कर पाएगा, इंटरवेंशन नहीं होगा आरबीआई का। ये फ़र्क पड़ जाता है इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में आने से। अदरवाइज जो है कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इकोनॉमी के लिए देखें तो एक स्ट्रॉन्गर अगर रुपी होता है तो वैसे तो हमें देखा जाए कि हम जितना इंपोर्ट करेंगे हमारे लिए अच्छा ही है, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा रुपी का अगर अप्रिसिएशन हो जाता है, अतिमूल्यन हो जाता है, तो यार हमारा एक्सपोर्ट से हमको पैसे भी तो कम मिल रहे हैं, ये वाली चीज़ है। और आरबीआई के लिए ये है कि आरबीआई चाहे तो अपना डॉलर के अलावा और भी अपने फॉरेक्स में जो है और भी फॉरेन करेंसी को रख सकता है। अब जो रिपोर्ट इसने डाली है वो 20 जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनकी डाली है यूएसए के। इस लिस्ट में आने के 3 क्राइटेरिया हैं। एक तो ये है कि $20 बिलियन से ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड सरप्लस हो। किसका ट्रेड सरप्लस, किसका होगा, दूसरी कंट्री का, यूएसए का नहीं। यूएसए का अगर ट्रेड सरप्लस होता तब तो यार उसको दिक्कत ही नहीं थी,
है ना। अगर वो एक्सपोर्ट ही ज़्यादा कर रहा होता, इंपोर्ट ज़्यादा कम कर रहा होता तो फिर तो दिक्कत ही नहीं थी ना। अगर जैसे इस केस में क्या है कि भारत में ये वाला एक पॉइंट है और दूसरा ये वाला है कि 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है भारत एक्सपोर्ट करता है उनके इंपोर्ट के कंपैरिजन में। और मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, किसी एक वर्ष में, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में जो आपका ट्रेड वेड होता है आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल हो गया गुड्स वुड्स में, और सर्विसेज जो इनटेंजिबल मतलब जिसको छू के नहीं फील कर सकते हो, जो सर्विसेज ये सारे जो होते हैं, रेमिटेंसेज होते हैं, इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो उसको करंट अकाउंट सरप्लस बोला जाता है। अगर जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जितना इंपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो। समझ में आ गई बात। तो ये वाली चीज़ है, इसी ये एक कंपोनेंट होता है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है ना। इकोनॉमी में आपको बता रहा हूँ इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक बार आपके कॉन्सेप्ट अगर इसमें आ गए सही से, आपको कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यूपीएससी वाला। ठीक। और तीसरा जो पॉइंट है जो इंडिया को इसमें, अच्छा किसी दो को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इस लिस्ट में आ जाते हो। इंडिया ने एक वाले को और तीसरे वाले को रखा, परसिस्टेंट वन साइड इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट। मतलब क्या है, भारत को ये कह रहा है कि ये हमेशा जो है अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता रहता है, ठीक, डिवैल्यू करता रहता है, अवमूल्यन करता रहता है। इंडिया ने पहला जो दो में से तीन क्राइटेरिया को जो है वो कर लिया है, मतलब क्वालिफाई करता है, परसिस्टेंट वन साइड क्राइटेरिया और ट्रेड सरप्लस। इसकी वजह से इसको मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया है। और जो है इस मॉनिटरिंग लिस्ट में आने के बाद दो अगली जो कंसेक्यूटिव रिपोर्ट इनकी आती है उसमें ये देखता है कि इंप्रूवमेंट हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज जो है अगर नहीं नहीं तो चेंज नहीं किया जाता है, ठीक। और दूसरा ये है, इसमें अगला जो टॉपिक है कि मुद्रा हेरफेर या फिर करेंसी मैनिपुलेटर, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसको जाके आप ओनली करंट अफेयर चैनल पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करेंसी मैनिपुलेटर क्या है, एक तरीके की जो है पद्धति देता है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट उन कंट्रीज़ को जिसको उसे लगता है कि वो मतलब अनफेयर अपनी करेंसी को ज़बरदस्ती जो है क्या कर रहा है, डीवैल्यू कर रहा है, ताकि उसके एक्सपोर्ट के जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहे, उसकी जो वहाँ की जो गुड्स हैं वो सस्ती दिखें, ठीक, वहाँ की जो सर्विस है वो सस्ती दिखे। और ये प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली अपनी वैल्यू जो करेंसी की उसको नीचा करना, ठीक। तो ये वाली चीज़ अब भारत में, अभी तो फिर से पूछता हूँ, एक और डॉलर पर जो अगर 75 रुपये भी है, अगर 100 रुपये हो जाती है तो नीची हो रही है रुपये की वैल्यू, कि 25 हो जा रही है तो रुपये की वैल्यू नीची हो रही है, बताइए। 100 हो जा रही है तो नीची वैल्यू हो रही है, ठीक है, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा रुपया देकर $1 खरीदना पड़ रहा है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और जितना ज़्यादा फिर एक्सपोर्ट होता है तो दूसरा यूएसए का क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसको जो है इसलिए मैंने जो है पूरा टाइम लेके दोनों को पढ़ाया। अगला जो हमारा टॉपिक है ये तो भैया मौज कर दी इसमें, तो ये जो हैवी ड्राइवर था ये नीरव मोदी जो बहुत तेज़ी से भाग गया था पीएनबी में फ्रॉड करके। अच्छा देखो, आपको याद होगा ये जो है गीतांजलि, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा जहाँ तक है, डायमंड का मर्चेंट था, इसमें जो है प्रियंका चोपड़ा भी इनका ऐड वैड करती थी। और ये सारा पैसा जो है पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक जो है, उससे इसने कितने 13,758 करोड़ रुपया, ये 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 13,000 करोड़ यार, 13,000 करोड़, करीबन $2 बिलियन हुआ ये। तो इतना पैसा लेके भाई साहब ने जो है घपला किया। पंजाब नेशनल बैंक के भी इसमें अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उनको भी कुछ खर्चा पानी दिया जा रहा था। और फिर ये क्या हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड करके ये यूके भाग गया, ये सोच के कि जो है बच जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने भी काफ़ी सारे चीज़ें करी। 2018 में भागा था ये, सीबीआई ने केस कर दिया इसके ऊपर, और पहला जो है 6,498 करोड़ रुपए का हुआ। और ईडी जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्फोर्स करता है, इसलिए ये कौन सी संस्था हुई, एक अर्ध न्यायिक संस्था हुई, यानी कि क्वासा जुडिशियल बॉडी हुई। ध्यान रख, समझ में आता ना ये क्या मतलब होता है, क्वासा जुडिशियल बॉडी हुई। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके ऊपर कर दिया गया, ये जो बंदर जैसी शकल है इसकी, इसके ऊपर कर दिया गया, ठीक। सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया बैंक ऑफिशियल को भी, ये 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल कर दी। आपका रेड नोटिस, इंटरपोल जो होता है इंटरनेशनल पुलिस, ने रेड नोटिस भी जारी कर दिया ईडी की रिक्वेस्ट पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिक्वेस्ट पे रेड नोटिस। ये रेड नोटिस क्या होता है ये सब मैं पहले आप लोग से लिखवा चुका हूँ, आज आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। जिन्होंने नहीं किया वो रेड नोटिस इंटरनेशनल पोल की, इंटरपोल के कौन कौन से नोटिस होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, जरूर याद करिएगा, पूछ सकता है यूपीएससी। और उसके बाद क्या है, इंडिया जो है, इंडिया ने एक्सट्रेडिशन की, यानी कि प्रत्यर्पण, ठीक है ना, प्रत्यर्पण की जो है इससे रिक्वेस्ट की थी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, और 2018 में। फिर उसके बाद यूके की पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया नीरव मोदी को लंदन में,
और एक्सट्रेडिशन की चार्जेस ट्रायल इसके ऊपर चालू हो गया। अच्छा देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्सट्रेडिशन और दूसरा होता है डिपोर्टेशन। ठीक, तो इन दोनों फ़र्क यह है, डिपोर्टेशन जो है एक सरकार का दूसरी सरकार के बीच में बात हो रही है, लेकिन एक्सट्रेडिशन क्या होता है, ये एक जो है आपका विधायिका का प्रोसेस है, यानी कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। ठीक, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है कि दोनों गवर्नमेंट के नहीं, दोनों संसद मतलब वहाँ के लेजिस्लेशन, और उस हिसाब से देखो न्यायालय चल रहा है, ये सारे कोर्ट के जरिए जो काम चल रहा है तब ये होता है। तो ये वाला प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है एक्सट्रेडिशन में, इसीलिए 2 साल लग गए। डिपोर्टेशन में जल्दी हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है अभी क्या हुआ है, अप्रैल 15 को, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं आपके यूके के होम डिपार्टमेंट के, उन्होंने ऑर्डर साइन कर दिया है कि हाँ भैया इसको हम भारत में भेजने के लिए तैयार हैं। ठीक, इनका अब इनकी लंका लगेगी एक्स्ट्रेडिशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है थोड़ी सी कि जब ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया तो 28 दिन में इनको भारत में आ जाना चाहिए और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन 14 दिन में, यानी कि इसके आधे दिनों में क्या होता है, इसके पास अपील करने का अधिकार है। ठीक है, तो इन 14 दिन में अगर इसने कर लिया अपील तो ठीक है, नहीं तो ये भारत आ जाएगा। तो डिसीजन जो है वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दे दिया है, 14 दिन के पास इसके बाद परमिशन है कि ये अपील कर सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के डिसीजन पे। अदरवाइज, और इसको जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी घोषित कर दिया था। एक हम लोगों ने लॉ बनाया था ना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला, ठीक है ना, जिसमें जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है मोदी जी के द्वारा। ये मोदी जी नहीं है तो नीरव मोदी है। इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया था स्पेशल कोर्ट में इंडिया की। ठीक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला था, याचिका दायर की थी उस पर। अब देखिए प्रोसेस में ये है कि 28 दिन में ये हो सकता है, अगर नहीं 14 दिन में हुआ तो 28 दिन में इसको वापस भेज दिया जाएगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है, समझना, जिसने 100 करोड़ के ऊपर का कोई ऑफेंस किया हो एटलीस्ट। ठीक, 100 करोड़ से ज़्यादा, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा ये। ठीक, मतलब बड़ा चोर होगा। और ये मतलब हमने जो एक लॉ बनाया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 वाला एक्ट, इसमें ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर उसके लिए अरेस्ट का वारंट दिया गया है, अरेस्ट वारंट दे दिया गया है किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस के लिए, समझना एक एक चीज़ में जो इंपॉर्टेंट वाली होती है उसको पिन पॉइंट करके बताता हूँ। जो अनुसूचित अपराध है, मतलब जिस इस एक्ट इस अधिनियम के अंतर्गत एक शेड्यूल होगा उसमें जो अपराध लिखे होंगे उनमें से उनके एवज में अगर अरेस्ट वारंट दिया गया है किसी व्यक्ति को खिलाफ, ठीक, किसी इंडिया की कोर्ट के द्वारा, तो जो है तो जो है अगर दो कंडीशन होती हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको मतलब किसको कहा जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये यहाँ बताया जा रहा है, यानी कि आपका आर्थिक भगोड़ा किसे बोला जाएगा। तो अगर अरेस्ट वारंट ऐसा दिया गया है और वो उसने क्या किया है कि भारत को छोड़ दिया है कोई ऐसा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को से बचने के लिए, ठीक, आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत को छोड़ दिया और साथ ही साथ वापस नहीं आना चाह रहा है, बीइंग अब्रॉड रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू इंडिया टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और आपराधिक मुकदमे भारत में मतलब उसके खिलाफ ना चलें इसके लिए वापस नहीं आना चाह रहा है, तब इसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोला जाएगा, यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी बोला जाएगा। ठीक, और इसीलिए जो है इसको ख़त्म करने के लिए या फिर लोगों को डराने के लिए वाला एक्ट लाया गया था, और भारत में रूल ऑफ लॉ बनी रहे, मतलब कानून के शासन की पवित्रता बनी रहे, उसको संरक्षित किया जा सके, और साथ ही साथ जो भी और भी मैटर हो वो सब जो है उसमें दबाया जा सके। अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, लेनदारों का धोखा देने के वाले लेन देन, ट्रांजैक्शन डिफॉल्टिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, मतलब पैसा बैंकों को नहीं दे रहे हो आप, वह भाग गए, ये माल्या है, ठीक है, माल्या इसमें इसको बोला जाता है। और कौन है? प्रफुल्ल चौकसी हैं, ठीक है। काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, गवर्नमेंट के स्टाम्प होते हैं, आपने देखा होगा जब घर वर की फरोख्त में तो स्टाम्प लगता है, उसके जो नकली बना रहे हो, करेंसी की नकली बना रहे हो, चेक को डिसऑनर कर रहे हो, तब भी ये जो है आप इसके FEO मतलब कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की तरीके से ट्रीट किए जाओगे। अच्छा, रूल ऑफ लॉ के क्या क्या मतलब होते हैं चीज़ें, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ये एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के खिलाफ सभी लोग बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक, लॉ के मतलब जो है सबका इक्वल प्रोटेक्शन होगा, इसी पे जो है भारत में रिजर्वेशन है। एग्जिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लिबर्टी एंड सिविल राइट, लिबर्टी और सिविल राइट भी होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ के ये वो फीचर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पूछ सकता है। और लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मतलब जो आपका कार्यकारिणी है और जो विधायिका है उसकी पावर्स पे लिमिटेशन
और जिम्मेदारी गवर्नमेंट की मासेस के लिए, पब्लिक के लिए। ठीक, तो ये हमारा जो है अगला टॉपिक खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सौर प्रकाश को 99% तक परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करने में सक्षम अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट बनाया गया है। ठीक, ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहाँ किया गया है, वाइटेस्ट पेंट है। और ये बिल्डिंग पे कोटिंग अगर कर दी जाए तो एयर कंडीशन की ज़रूरत कम हो जाएगी। इसको वाइटेस्ट पेंट मतलब है क्या ये, इसको अक्टूबर में बनाया गया है, अभी पिछले साल 2 साल। अल्ट्रा वाइट पेंट है। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड अल्बीडो, मैंने पहले इसको बताया भी है। अल्बीडो का मतलब होता है कि कितना सरफेस जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, यानी कि आपका जो है परावर्तित कर रही है। ठीक, अवशोषित क्या होता है, एब्जॉर्व करना, मतलब ये आई सरफेस पे और यहीं रह गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा किस पे होता है, जितना जो है डार्क या फिर ब्लैक जो सरफेस होगी वो जितना ज़्यादा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्व करती है। समझ रहे हो, यहाँ पे बात हो रही है वाइट पेंट की। तो वाइट पेंट क्या करता है, परावर्तित ज़्यादा करती है यानी कि रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। इसकी वजह से भाई जब ऊपर से आपने पेंट कर दिया है छत पे मान लो, और तो यहाँ पे जो है यहाँ का टेम्परेचर जो होगा रात में और दिन में वो कम रहेगा अगर ये पेंट ना हो तो। ठीक, तो उसकी वजह से क्या है कि एसी उसी कम चलाना पड़ेगा, ये ज़्यादा कूल रहेगा ये चीज़। तो ये काफ़ी अच्छी वो है। और इसमें जो है इन्होंने क्या चेंज किया है, 2 चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ये सबसे वाइटेस्ट पेंट दुनिया का बन गया है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह इन्होंने केमिकल चेंज किया है, बेरियम सल्फेट का यूज़ किया है, ध्यान रखना, जिसकी वजह से ज़्यादा वो हो गया है। और न्यूयर पेंट जो है, और दूसरा क्या है पोर्शन अभी बताऊंगा। एक तो ये इसका कारण है। दो और न्यूयर पेंट जो है ये वाइटर है और ये कूलर ज़्यादा रखता है, आपका 10 किलोवाट तक बिजली बचा सकता है अगर आप ये पेंट लगा रहे हो। और ये जैसे वाइटेस्ट है सबसे ज़्यादा, वैसे ही जो सबसे ब्लैकेस्ट होता है पेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटा ब्लैक। ध्यान रखना, जो कि 99.9% विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करता है यानी अवशोषित करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इस पेंट का सबसे ज़्यादा वाइट होने की वजह से, कि भैया जो रिफ्लेक्ट आपका जो है बिजली का जो है कम यूज़ होगा। ठीक, हमारे यहाँ बिजली कम यूज़ होगी तो बिजली ज़्यादातर जो है आपका कोयले से बन रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कम होगा। तो ये सब तरीके हैं। और जो है हमारा बिजली खर्चा भी कम होगा। ठीक है, तो उसके पैसे भी तो बचेंगे। तो सिग्निफिकेंटली जो पेंट है वो 19 डिग्री तक जो है आपका रात में, और 8 डिग्री तक जो है आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में कम जो है कूल रखता है ये, अगर जहाँ पे भी छत पे है उसको लगाया जाएगा। और क्या डिटरमाइन करता है कि कौन सी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है, दैर्ध्य जो है आपका, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वेवलेंथ जो लाइट की होती है वो अवशोषित होगी या जो है प्रत्यावर्तित होगी। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो वो उसके लिए देखिए यही है कि जो आपका एटम होता है, ठीक है ना, एटम में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होते हैं किसी एटम में। ठीक, तो एटम में देखो न्यूक्लियस जो होता है उसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, उसके आसपास जो है एटम घूमते, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और ये टोटल एटम है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से जो है उसका अरेंजमेंट है, ये डिपेंड कराता है कि भैया कि जो है अवशोषित करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा या फिर जो है प्रत्यावर्तित करेगा। ये चीज़ बताती है एटम के इलेक्ट्रॉन के किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। ये समझ में आ गया, एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि वहाँ से क्वेश्चन चाहे जितना ही डीप में पूछ ले आप लोग आसानी से कर लोगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक है तो वो अवशोषित करेगी, मतलब वेवलेंथ जो है लाइट की एब्जॉर्व करेगी। ठीक, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पेंट है उसको वाइट बनाने के लिए इन्होंने 2 फीचर मैंने आपको बताया कि इन्होंने चेंजेस किए हैं। एक तो केमिकल कंपाउंड में चेंज किया है कि भैया बेरियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं, CaCO3 नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था उसकी जगह जो है बेरियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो फीचर है वो ये है कि जो इनका जो साइज़ था पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा बड़ा यूज़ किया गया है। ठीक है, यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट साइज पार्टिकल का यूज़ किया गया है केमिकल कंपाउंड का। ठीक, बेरियम सल्फेट एक तो यूज़ किया गया और उसके जो पार्टिकल भी है उनका साइज़ थोड़ा अलग है। ठीक, अलग है, जिसकी वजह से डिफरेंट साइज जो है स्कैटर करता है यानी कि प्रकीर्णन करता है और डिफरेंट लाइट को, उसकी वजह से भी जो है ज़्यादा वाइट हो रहा है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ है। ठीक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारा टॉपिक और ये खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक है बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है। इटली जो है भारत में अपना पहला
मेगा फूड पार्क यानी कि और या कि मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है भारत में लॉन्च कर दिया उसने, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई। तो देखो ये जो है मोदी जी गए थे वहाँ पे इटली वाले में, और इन दोनों ने मिलके जो है इसको अब आगे बढ़ा दिया है। गुजरात में हो रहा है, फनी नगर करके, अभी बताऊंगा इसका नाम। ठीक, ये आपका जो है इटली का मैप है, और ये जो है मेडिटेरेनियन सी है। ट्यूनीशिया ये है जहाँ से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, मैं आपको मैपिंग की एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आइनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, आपका टेरेनियन सी है, लिगुरियन सी है। ये वेटिकन सिटी एक अलग एक कंट्री है, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री माना जाता है जो। ठीक, और इसमें खाली मतलब 1000 लोग शायद हैं इसकी पॉपुलेशन। और ये गल्फ ऑफ वेनिस है, ये देख रहे हो आप। ऑस्ट्रिया जो है मेडिटेरियन सी को नहीं छूता है, तो ये लैंडलॉक्ड है एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में देनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ टरांटो कहाँ पे है, ये इटली से जुड़ा हुआ है, मेडिटेरियन सी में है। ठीक, और ये स्ट्रेट है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखा करो। इस मेगा फूड पार्क का अगर आप बताएं तो ये फनीधर मेगा फूड पार्क है गुजरात में। और इटालिया की ट्रेड एजेंसी जो है इस इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है, फूड पार्क ये लगा रहे हैं। और इसमें यही है कि जो है प्रोसेसिंग फील्ड को हम बढ़ाएंगे दोनों देशों में, बढ़िया जो होगा। ऐसा 6 नवंबर को जब पिछले साल गए थे भारत में, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, तब ये सब चीज़ बातें हुई थी। और इसमें एक ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इन दोनों का समावेश हो रहा है ना यार। सीधे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यानी कि टमाटर लिया और टमाटर का केचप बना लिया, यही तो है प्रोसेसिंग, यही तो है फूड जो है वैल्यू एडिशन फूड में। तो ये चीज़ है। ठीक, और दोनों में एफिशिएंट अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। और इसके लिए जो है इसको चला कार्यान्वित करने के लिए कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल ये कोई कार वार नहीं है, ये कॉर्पोरेट है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है ताकि जो है इसको अच्छे से कार्यान्वित किया जा सके। मेगा फूड पार्क जो है आपका, इसमें ये रहता है आपका कि इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाती है, जो कि एक कॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। जो राज्य की सरकार है, राज्य सरकार की कोई इकाई है, या फिर जो सहकारी है वो है, समितियां हैं, कोऑपरेटिव है, तो उनके लिए जो है एसपीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक क्लॉज है इसका। और भारत में मेगा फूड पार्क की जो स्कीम चल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है इसके अंतर्गत चल रही है। 42 यानी 42 मेगा फूड पार्क जो है अभी तक सैंक्शन हो चुके हैं 6 फेजेस में। इसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें फॉर्म्स का मतलब खेतों का प्रसंस्करण से उपभोक्ताओं बाजारों तक इसका मतलब लिंक करना है पूरा। मतलब फार्म से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से कंज्यूमर मार्केट, इसको लिंक करना है। मतलब ऐसे होता है ना, फ्रूट जैम बना दिया, टमाटर से टमाटर केचप बना दिया, तो ये क्या हो रहा है, उसकी खेतों से टमाटर लाए, उसकी प्रोसेसिंग करी, और फिर जो है आपके उपभोक्ता बाजार तक ले आ रहे हैं। समझ रहे हो, पूरा लिंकेज है। इकोनॉमी में मेंस में आंसर लिखते समय फ्लो चार्ट जरूर बनाना। ठीक, इसी तरीके से इसको आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हो ना। और मेन पर्पस इसमें देखिए यही है कि जो पेरिशेबल्स होते हैं, अब देखो टमाटर है, ये इसको इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ध्यान से समझना। शेल्फ लाइफ कम होती है, शेल्फ लाइफ यानी कि ये पेरिशेबल प्रोजेक्ट है। ये अगर आप इसको खाली छोड़ दो तो ये अपने आप धीरे धीरे क्या है, जल्दी से खराब हो जाता है। वहीं आलू आलू जो हैं वो देखो ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं, प्याज ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं, लेकिन जो हरी सब्जियां हैं ये जल्दी खराब हो जाती हैं ना। तो ऐसे जो पेरिशेबल जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है उनकी फूड प्रोसेसिंग बढ़ानी है 6% से 20% तक। ठीक, ये यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और जो स्कीम का एम है कि ग्लोबल जो फूड का जो ट्रेड होता है, खाद्य का जो आपका व्यापार हो रहा है, उसको करीबन भारत का जो हिस्सेदारी है वो 3% तक करना है। 50 करोड़ रुपया फूड पार्क के लिए भारत ये इस स्कीम के अंतर्गत देता है। और उसमें उद्देश्य भारत का ये एम ये है कि इस स्कीम के जरिए कि कारोबार करीबन 400 से 500 करोड़ का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि रोजगार जो है वो करीबन 30,000 लोगों का हर फूड पार्क पे मिलना चाहिए। तो ये आज का हमारे बड़े अच्छे अच्छे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर समझाया है, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देखिएगा, ठीक, टाइम पे नहीं। और इसको आप लोग चाहो तो 1.5x पे देख सकते हो, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। और हमारा जो अगला जो सेक्शन आ गया उसका नाम है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। ये बहुत ही फेवरेट सेक्शन हम लोग का, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, ये भी समझते हैं कि कैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड, और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन को सही करते हैं। तो देखिए, जेंडर संवाद
से संबंधित कुछ स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं, उनसे संबंधित हमें सही वाले यानी कि सत्य वाले जो स्टेटमेंट है उनको चुनना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है जेंडर संवाद इवेंट। क्या ये सही है स्टेटमेंट? एकदम सही है। ये एक जॉइंट स्टेटमेंट है, इनिशिएटिव है, ठीक, संयुक्त पहल है किसके इसके बीच में? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, बिल्कुल सही बात है इसकी, और IWWAGE का इनिशिएटिव, बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर ये दोनों सही होगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक। इसका मेन उद्देश्य यही है जेंडर संवाद का, कि जागरूकता पैदा की जाए कि जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन जो होने चाहिए आपके दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, यानी कि आजीविका मिशन में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये आपका जो है IWWAGE का फुल फॉर्म है, इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी, ठीक। और ये जो DAY NRLM है, ये 2016 में चालू किया गया था जेंडर इश्यूज़ को जो है मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाने के लिए। और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम है। पॉवर्टी बताइए कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आता है ये, ठीक। और पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम है, और ये वाला जो है प्रोग्राम, इसको वर्ल्ड बैंक भी पार्शियली सपोर्ट करता है। समझ में आ गया? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो खंजर। खंजर क्या? एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये नहीं पूछा गया है, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं ये पूछा गया है, ठीक। तो आप लोग क्या किया करो, हर जो भी आपको गलत लगे या सही लगे उसके सामने राइट और रॉन्ग करते रहो, ठीक। अब मान लो अगर ये पूछा गया फॉल्स, और पहला वाला स्टेटमेंट जैसे यहाँ बोल रहा है कि इंडो केनिया ज्वाइंट फोर्सेस का खंजर एक एक्सरसाइज है, मतलब इंडिया और केनिया के बीच में होता है, तो देखिए गलत है, ये किर्गिस्तान के बीच में होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो उसके आगे आपने मार्क किया क्रॉस, और फिर आपने देखा कि गलत वन वाला स्टेटमेंट किसमें किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये दो तो नहीं हो सकते, A और D में कोई हो सकता है, ठीक। तो हम दूसरा वाला चेक करेंगे। अगर दूसरे वाले में, अब देखो यहाँ केनिया दे रखा था, यहाँ किर्गिस्तान दे रखा था, तो इन दोनों में एक ही सही हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सही वाला कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक। तो ये 8वां संस्करण था इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर का, ध्यान रखना। और ये 2 हफ्तों की मतलब लंबी जो है ये स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज होती है हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब ऊंची पहाड़ियों पे जो है वॉरफेयर के लिए, काउंटर एक्सट्रीमिज्म एक्सरसाइजेस के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए जो है इसको किया जाता है। हम लोग खंजर वाला एक्सरसाइज हम 2 लोग क्यों कर रहे हैं कि मान लीजिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिश्ते बनते हैं, उनकी आर्मी के बीच में मान लीजिए मिल के कभी आगे कार्य करना पड़े तो हम आसानी से कर सकें, एक दूसरे को समझें, इसलिए ये एक्सरसाइज होती है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, और सैन्य सुरक्षा से संबंधित भी है, डिफेंस टाइज भी इसमें अच्छे होते हैं। तो ये आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में 8वां संस्करण था, खंजर नाम है एक्सरसाइज का, और ये स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड है। अभी ये कहाँ हुई थी? बिश्केक में हुई थी, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन थोड़ा लंबा जरूर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी पूर्वक रहा है। आज हम लोग ने इन्वायरमेंट के, इकोनॉमी के, आपके जो है अभी ये मेगा फूड पार्क एक स्कीम भी हम लोग ने करी, हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी पढ़ी है अभी खंजर वाली, और हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ी हैं। थोड़ा टाइम लगा लेकिन मज़ा बहुत आया भाई साहब। नीरव मोदी को वापस ला रहे हैं, पहली बात है, जो बहुत बड़ा अपने आप को हैवी ड्राइवर समझ रहा था, उसके साथ में अब मौज ली जाएगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। लाइक तो करना बनता है यार, जैसे ही आपको अच्छा लगता है प्लीज़ तुरंत लाइक कर दिया करो, कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दियो, इससे बड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए इसी तरीके से और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लाता रहूं। और आप लोग बता दूं कि UPSC और अब तो EPFO का जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट पेड ग्रुप UPSC 2021 और EPFO 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, आपका पूरा स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाता है, और आपका 1-to-1 डिस्कशन होता है। किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आपका स्टडी से इस एग्ज़ाम से संबंधित होगा, उसको डाउट को क्लियर किया जाता है, ठीक। इन तीनों में अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी और एडमिशन लेना है तो आप लोग इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, 8564880530 और 9696066089 पर। चलिए आप लोग से कल फिर से मुलाकात होगी और अच्छे टॉपिक्स के साथ में, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता के साथ में। आप लोग से सुबह 6 बजे मुलाकात होगी, तब तक लेके आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।